साथियों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज स्कूल व्याख्याता की अपनी जो है तीसरी क्लास है। इससे पहले दो क्लासें पिछले सप्ताह डाल दी थी और हर सप्ताहांत में, सप्ताहांत यानी कि सप्ताह के अंत के 2 दिन जो शनि रवि है उसमें मैंने आपको हिस्ट्री कवर करवाने के लिए कहा था और उसी की क्लास है। आज की क्लास वैसे देने की कोई इच्छा खास नहीं थी। इच्छा इसलिए नहीं थी कि जो माहौल बना हुआ है रीट की परीक्षा से संबंधित जो एसओजी की रिपोर्ट आई और ये पता चला है कि अब इतने इतने मतलब ये सब हुआ है, इसके बाद में दिल कहीं ना कहीं दुखता है क्योंकि हमने भी ये बेरोजगारी वाली पीड़ा देखी है और इससे गुजरे हुए हैं। तो ये मतलब ये दर्द क्या होता है इसको समझ पाते हैं और इसीलिए जब विद्यार्थियों की मनोदशा के बारे में सोचता हूं कि क्या गुजर रही होगी तो वाकई मन विचलित सा होता है। लेकिन क्या करें, अब क्लास नहीं देंगे तो भी विद्यार्थियों को लगेगा कि सर आपने क्लास नहीं दी, जो आस लगा के बैठे होते पूरे सप्ताह इंतजार करते, तो क्लास देना भी मजबूरी है। लेकिन जो भी परिस्थितियां ये बनी हुई है, मैं समझता हूं ये परिस्थितियां नहीं बननी चाहिए, एकदम पारदर्शिता के साथ में होनी चाहिए और जो दोषी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए ताकि अगली बार कोई भी ऐसी गलती न करें। मतलब गलती क्या है, ये तो अपराध ही है। यदि पेपर लीक होता है तो एक तरह से अपराध है। ये तो कितनी बेरोजगार मतलब कितनी पीड़ाओं से गुजरते हैं, इतनी सारे संघर्ष के बाद में जब एग्जाम होता है और उसके बाद उनको लगता है कि हम कहीं ना कहीं जॉब लग जाएंगे और हमारे सपने भी पूरे होंगे और फिर वापस ये सारी परिस्थितियां बनती है, तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। एक बेरोजगार जो है वो इसका सामना करता है, फिर से तैयारी, फिर से ये सब मतलब परिस्थितियां एक तरह से नहीं बननी चाहिए जो बनी है। खैर अब क्या कह सकते हैं, अभी तो चल रहा है उठा पटक का माहौल। खैर अपन चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज जो साथियों अपनी जो क्लास है वह यह है कि मौर्य काल की अपन ने पढ़ ली थी कला संस्कृति साहित्य, और अब जो है गुप्त काल की कला साहित्य और विज्ञान अपन पढ़ेंगे। गुप्त काल के अंदर कला साहित्य विज्ञान के अंदर पढ़ने को बहुत कुछ है, बहुत सारे यहाँ पे मतलब साहित्य लिखे गए, कालिदास वगैरह सब हुए हैं, नागार्जुन, कालिदास, बहुत सारे विज्ञान गणित से संबंधित पुस्तकें, मंदिर निर्माण और चित्रकला वगैरह, मूर्तिकला, बहुत ज्यादा इसके अंदर पढ़ने को है। मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा इस मतलब प्राचीन काल में जो विकास हुआ है इन सब में वो बहुत ज्यादा हुआ है और इसी कारण इसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा गया है। गुप्त जो थे साथियों कुषाणों के सामंत थे। कुषाण में आपने यदि नहीं भी पढ़ा हो, जो दूसरी स्ट्रीम के विद्यार्थी उन्होंने नहीं भी पढ़ा होगा तो कनिष्क, हुविस्क ये नाम सुने होंगे, तो ये कुषाण थे। बस इतनी सी जानकारी आप रख लें ताकि आपको पता होना चाहिए कि कनिष्क, अब जैसे कनिष्क के दरबार में चरक भी था, चरक संहिता आप पढ़ते हैं, तो ये थोड़ी सी जानकारी रखें कि ये गुप्त जो थे वो इनके सामंत थे। अब फिर जब कुषाणों का पतन हुआ उसके बाद में सत्ता के अंदर आ गए गुप्त, और गुप्तों के जो आदि पुरुष था, गुप्त साम्राज्य का आदि पुरुष था वो श्रीगुप्त था। कैसे याद रखें, मतलब थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। श्रीगुप्त यानी कि कोई भी काम शुरू करते हैं तो श्री गणेश करना पड़ता है, तो श्री गणेश करना पड़ता है, श्रीगुप्त था, आसानी से याद हो जाएगी। आदि पुरुष के दो, संस्थापक के दो। वास्तविक संस्थापक वैसे चंद्रगुप्त माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम, फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसके दरबार में नवरत्न भी थे। अकबर के दरबार में ही नहीं थे, पहले यहाँ पे थे नवरत्न। फिर समुद्रगुप्त, जिसे 100 युद्धों का विजेता, भारत का नेपोलियन वगैरह ये उपाधियां हैं। कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ये महत्वपूर्ण शासक हैं इनके, और इन सब ने बहुत सारा विकास करवाया और मंदिरों के निर्माण हुए। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। कुछ शिव मंदिर मिले हैं, कुछ विष्णु मंदिर मिले हैं, ये सारी चीजें आपको फर्स्ट ग्रेड के इसके अंदर पढ़नी है। अपन एक एक चीज को बढ़िया तरीके से देखेंगे, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही चलेंगे ताकि आपके नोट्स भी बनते रहे, साथ साथ में मैं आपको समझाता रहूंगा। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले साथियों आपको ध्यान रखना है कि गुप्त कौन थे, कुषाणों के सामंत थे। गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो श्रीगुप्त ने की थी। कैसे याद रखेंगे, श्री गणेश वाला मैंने आपको बता दिया। कोई भी कार्य की शुरुआत श्री गणेश कह के, श्री गणेशाय नमः या ऐसे कहते हैं, तो अपने शुरुआत हो गई, श्रीगुप्त ने स्थापना की। अब कला साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल को इतिहास का, किसका, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से, मतलब स्वर्ण युग कह दे, इतिहास का पैराक्लिस युग भी कहते हैं इसको। और यहां पे देखो एक और तथ्य आपको मैं दे रहा हूं कि जो गुप्तकालीन साहित्य था उसे मैक्स मूलर ने पुनर्जागरण काल कहा है। क्या कहा है, पुनर्जागरण काल कहा है। किसने, मैक्स मूलर ने कहा है। किसको, जो गुप्तकालीन साहित्य लेखन हुआ है यहाँ उसको मैक्स मूलर ने कहा है। तो 2-3 प्रश्न बन जाते हैं, किसने कहा, मैक्स मूलर ने कहा। क्या कहा, पुनर्जागरण किसे कहा, मुगल कालीन साहित्य की रचना जो हुई थी उन्हें सब।
सबको पुनर्जागरण काल का। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ये ध्यान रखना। चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ये महत्वपूर्ण शासक रहे। अंतिम शासक जो था वो विष्णुगुप्त था और शुरुआत कहां से हुई? श्रीगुप्त से हुई। ये बेसिक जानकारी है आपके लिए कि कोई भी टॉपिक अपन जब क्लियर करते हैं तो अपना आधार बनना चाहिए। तो बेसिक थोड़ा सा पता होना चाहिए, सीधा ही मतलब मंदिर पे चले जाएंगे तब आपको थोड़ा सा मतलब ऐसे लगेगा। इसीलिए अपन को क्लास की आवश्यकता होती है, पुस्तकें सबके पास होती है तो क्लास की आवश्यकता, यानी थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो गया। अब जैसे मैं हिस्ट्री की स्ट्रीम से ही हूं तो हिस्ट्री में अच्छी पकड़ है, तो ये सारी चीजें जो है आपके इसमें क्लियर हो जाती है। अब अपन पढ़ते हैं जो अपना सिलेबस में टॉपिक है, गुप्तकालीन वास्तुकला। ठीक है, वास्तुकला के अंदर अपने आ जाएगा मंदिर। मंदिरों से प्रश्न बहुत बनते हैं, ध्यान से पढ़ें। मंदिरों में क्या है कि साथियों, सबसे पहले कि मंदिरों का जो निर्माण यहाँ होता था वो पत्थरों और ईंटों दोनों से होता था, मिक्स। ज्यादातर बने थे पाषाण में, यानी कि ज्यादातर जो बने थे वो पत्थरों से बने थे, लेकिन शुद्ध रूप से ईंटों के भी कुछ मंदिर यहाँ पे मिले हैं। जैसे सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है, भीतरी गांव का ईंटों का मंदिर है। ये कुछ जो है ये सिर्फ ईंटों से बने हुए भी मिले हैं, जो अभी मैं डिटेल लिखवाऊंगा आपको उसमें बताऊंगा। तो मोस्ट ऑफ जो है वो पत्थर और ईंटों से बने हैं और ज्यादा इसमें से पाषाण से बने हुए हैं, पत्थरों से बने हुए, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अधिकांश मंदिर जो है नागर शैली में बने हुए हैं। अब इनमें जो है मंदिर निर्माण की शैलियां होती है, जैसे नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, बेसर शैली है। नागर शैली में आपको सीधे तरीके से अगर सीधी भाषा में समझो तो अपने आसपास जो मंदिर मिलते हैं अपन को, शिखर वाले मंदिर, मतलब पिरामिड जैसे नहीं, शिखर वाले जिसमें परिक्रमा होती है, मंडप होता है, अंदर जाने के लिए द्वार होता है, थोड़े से ऊपर चौतरे पर बने होते हैं। मंदिर के अंदर गर्भगृह होता है जिसके अंदर सिर्फ पुजारी जाता है, अपन को जाने नहीं देते हैं। वो वाली चीज जो होती है, यानी अपने आसपास के जो मंदिर दिखते हैं वो आप मान सकते हो कि नागर शैली का उदाहरण है। इसी में पंचायतन शैली वगैरह इनकी उपशैलियां भी बहुत सारी आती है। नागर शैली के अंदर ही पंचायतन शैली भी इसको कहा जाता है, इसके अंदर आती है। तो द्रविड़ शैली क्या होती है? द्रविड़ शैली के मंदिर ज्यादातर दक्षिण में, साउथ में मिलते हैं। जैसे पिरामिड वाले मंदिर मिलते हैं ना ऐसे ऊंचे ऊंचे, अपने पुष्कर में रंगदेव जी का मंदिर भी द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो ये पिरामिड वाले जो मंदिर होते हैं वो आ जाते हैं द्रविड़ शैली के अंदर। ठीक है, अब इन दोनों का यदि मिश्रण देख लिया जाए तो फिर बेसर शैली के अंदर आ जाएंगे। ये इस तरीके का है। हालांकि आपको इतना मतलब ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रश्न जो बनेंगे वो मंदिरों में अभी बनेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको। तो ये ध्यान रखें कि मंदिर का निर्माण चबूतरे पर होता था, इसमें गर्भगृह, शिखर होता था, प्रदक्षिणापथ यानी परिक्रमा जो लगाते थे वो होता था। द्वारपाल की जगह यहाँ पे गंगा और यमुना की मूर्ति रूप में, यानी कि गंगा यमुना की मूर्ति रूप में स्थापना द्वारपाल की जगह बाहर वहां पे मिलती थी। ये इसकी विशेषता है गुप्तकालीन मंदिरों की। इसके अलावा देखो, पंचायतन शैली में बना हुआ पहला शिखर युक्त, यानी शिखर युक्त भी पहला, और पंचायतन शैली में बना हुआ पहला ज्ञात मंदिर, ऐसा नहीं है कि इससे पहले बने नहीं होंगे, लेकिन ज्ञात मंदिर जो है वह यह है। कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो विष्णु भगवान को समर्पित है और झांसी के अंदर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसके बाद अब जो स्लाइड आ रही है उसमें मैं आपको सारे मंदिर बताता हूं, कौन से किस देव को समर्पित है वो बताता हूं, और उनमें से प्रश्न कैसे बनते हैं वो चीज मैं आपको बताता हूं। लेकिन अब देखो, हर जो स्लाइड में आपको बिल्कुल मक्खन वाली स्लाइड देता हूं कि मंथन करके जो चीज निकलती है वो, और एग्जाम हॉल में आप देखते हो कि प्रश्न जो है इनके इर्द गिर्द होते हैं, यानी कि इतनी याद करते हो तो आपकी 95% जो है पकड़ सिलेबस पे हो जाती है। तो वो है, कोई भी पंक्ति जो है छोड़ने लायक इसमें से मैं देता नहीं हूं, और छोड़ने लायक होती है उसको मैं क्लास से छोड़ ही देता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो वापस आपको बता देता हूं। तो इन्हें नोट करें। अब ये जो है ये आज सैटरडे वाली और अगली संडे वाली ये क्लास तो आपकी इसी बोर्ड पर है, और अभी बात चल रही है लगभग अपने सेटअप के लिए चल रहा है, और लगभग ये जो सप्ताह शुरू होगा सोमवार से, इसमें अपने डिजिटल सेटअप करवाने का इरादा है। अब देखो डिलीवरी कब होती है बोर्ड की, कब सेटअप करते हैं उसके ऊपर है। बाकी मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस सैटरडे संडे को छोड़कर अगली क्लास आपको डिजिटल बोर्ड पे दी जाए और बेहतरीन तरीके से दी जाए, ताकि आपको जैसे मैंने जो पढ़ाया है वो वापस मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल भी करवा सकूं, तो आपके लिए थोड़ा सा बर्डन कम हो जाए और पढ़ने का समय ज्यादा सेट हो, मैं भी जो है एफर्ट इसमें ज्यादा दे सकूं। मुझे पता है आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, और मेरी भी रिक्वायरमेंट, मेरी भी इच्छा है, हर टीचर की इच्छा होती है कि डिजिटल बोर्ड पर बेहतरीन तरीके से बच्चों को समझाया जाए। तो अपनी जो इच्छा है, जैसे कि अब ये है, तो मैं आपको डिजिटल बोर्ड होता तो मैं बता भी देता कि ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर, काफी चीजें क्लियर हो जाती है। और मैं आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करना चाहता हूं इस पे, क्योंकि मुझे अधिक से अधिक सिलेक्शन देने और खुशियों के चिराग जलते हुए देखने आप लोगों के घरों में,
इसलिए मैंने अपने सपनों को साइड में करके आपके सपनों को सजाने के लिए प्रयास करने का सोचा है। तो ये चीजें हैं साथियों। अगली क्लासेस आपको सैटरडे संडे को मिलेगी। कोशिश यही रहेगी कि डिजिटल बोर्ड पे दी जाए। थोड़ा सा डिले भी हो गया, फिर भी देखेंगे, उसको सेट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो अभी इसे नोट करो आप, और अपन चलते हैं फिर अगली स्लाइड की तरफ। ये स्लाइड साथियों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां तक संभावना रहेगी प्रश्न बनने की, इससे बहुत ज्यादा संभावना रहेगी। अब इसमें अपन को क्या पढ़ना है, मंदिरों के स्थान एक तो ध्यान रखने हैं, और उनकी कुछ विशेषताएं हैं तो वो ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर के अंदर जो आता है वो मुझे देवगढ़ का दशावतार मंदिर लगता है, जो झांसी यूपी के अंदर है। एक तो क्या है कि पहला शिखर वाला मंदिर इसी को कहा जाता है। दूसरी इसके जो प्रश्न बन सकता है वो ये विष्णु मंदिर है। तीसरा जो है वो गुप्त काल का सर्वोत्तम मंदिर भी इसे माना जाता है। और चौथा प्रश्न जो है वो इसका शिखर जो है वो 12 मीटर इसकी शिखर की लंबाई मानी जाती है। और एक और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न मुझे लगता है वो ये है कि गजेंद्र मोक्ष दृश्य जो मिलता है वो देवगढ़ के दशावतार मंदिर से मिलता है। गजेंद्र मोक्ष कौन सा, जो मगरमच्छ जो है उसका हाथी का पैर पकड़ लेता है जब वो कमल लेने जाता है भगवान के लिए, वो वाला दृश्य जो है वो मिलता है आपके देवगढ़ के दशावतार मंदिर से। तो ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर क्योंकि इतने सारे तथ्य मिलते हैं और ये है सर्वोत्तम कृति है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसी तरीके से प्रश्न आपके बनते हैं, आप देखना पुराने पेपर उठा के। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ऐसे का ऐसे याद करना है आपको। पार्वती मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर एमपी के अंदर है। इसकी क्या विशेषता है कि यहाँ पे शिव और पार्वती के संगीत वाद्यों के साथ में मूर्ति है, यानी संगीत वाद्यों के साथ दर्शाया गया है शिव पार्वती को। ठीक है ना, तो ये भी आपके लिए अर्धनारेश्वर जो मूर्ति मिलती है वो भी गुप्तकालीन कला की देन है। तो ये यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। नचना कुठार पार्वती मंदिर कहाँ है, एक तो एमपी के अंदर, दूसरा कि यहाँ पे संगीत वाद्यों के साथ में मूर्ति मिलती है। तीसरा जो है एरन का विष्णु मंदिर, ये भी एमपी के अंदर है और यहाँ पे वराह मूर्ति मिली है। भगवान विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति यहाँ से एरन मंदिर से मिलती है। फिर देखो उदयगिरी का जो मंदिर है वो ब्राह्मण गुहा मंदिर का उदाहरण है, और उदयगिरी का मंदिर ब्राह्मण गुहा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। यानी कि सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण गुहा मंदिर में सर्वश्रेष्ठ मंदिर जो है वो उदयगिरी का है मंदिर। तो ये भी ध्यान रखें आप कि उदयगिरी का मंदिर यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ है। चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति ने इसका निर्माण करवाया। वीरसेन शैव कहते थे इसको, यानी शैव संप्रदाय था, लेकिन विष्णु मंदिर का निर्माण कराया, इसको कहते थे वीरसेन शैव। और ये चंद्रगुप्त जो द्वितीय है विक्रमादित्य, इसका सेनापति था ये। तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखें इसके निर्माण से संबंधित। ठीक है, अब देखो सर्वाधिक मंदिर, यदि मैं आपको एक सलाह पर्सनली देना चाहूंगा, मान लीजिए आपने पूरा पढ़ लिया है और प्रश्न वहां पे आया है कुछ ऐसा जिसका आपको पता नहीं है और आप चाहते हैं कि इसको मुझे अटेंड करना है, तब मंदिरों से संबंधित है तो आप एमपी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि अधिकांश मंदिर जो मिले हैं गुप्तकालीन वो मध्य प्रदेश से मिले, उसके बाद यूपी से मिले हैं। तो यूपी या एमपी में से देखना ऑप्शन जो है उसमें जब तक सही पता है तब तक सही जाना है, और नेगेटिव मार्किंग होती है तो रिस्क नहीं लेना है। फिर भी आपकी इच्छा यदि है कि हाँ मुझे रिस्क लेना है तो आप एमपी के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि सर्वाधिक मंदिर जो मिले, जैसे अपन राजस्थान के किसान आंदोलन पढ़ते हैं और महिला क्रांतिकारी का कहीं पे नाम आता है और कहीं हमें नहीं मिलता है और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं और हमें वहां पे उत्तर देना है कोई, तो हम सीकर के साथ जा सकते हैं, क्योंकि सीकर के अंदर बहुत सारी महिला क्रांतिकारी नेता रही थी जिन्होंने भूमिका निभाई थी। तब सीकर के साथ में अपन जाते हैं तो वहां पे अपने प्रश्न सही होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वैसे का वैसे यहाँ पे भी ये फॉर्मूला काम कर सकता है, हालांकि याद किया हुए कि कोई विकल्प नहीं होता, जब तक सही है तब तक सही को ही देना चाहिए। फिर देखो तिगवा का विष्णु मंदिर, जैसे लिखा हुआ है ना वैसे ही याद करना होता है। नचना कुठार पार्वती मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भीतरी गांव का ईटों का मंदिर, प्रश्न भी ऐसे ही मिलते हैं। तो तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ है, एमपी के अंदर। बुमरा का शिव मंदिर और आपके बुमरा का शिव मंदिर और खोह का शिव मंदिर, ये दोनों नागौद एमपी के अंदर है। कहाँ है, नागौद एमपी के अंदर। ठीक है, ये भी एमपी के अंदर है। अब ये देखो भीतर गांव का ईंटों का मंदिर। ईंटों का मंदिर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये केवल ईंटों से, बाकी तो पत्थर और ईंटों से बने हुए थे, ये केवल ईंटों से बना हुआ है। और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है वो भी केवल ईंटों से बना हुआ है, यानी कि ये दो जो मंदिर है वो केवल ईंटों से बने हुए मंदिर में माना जाता है। और ये कानपुर यूपी के अंदर है और ये महासमुंद छत्तीसगढ़ के अंदर है। यहाँ एमपी अगर मिसप्रिंट होकर आ गया है तो उसे छत्तीसगढ़ माने आप, छत्तीसगढ़ सही है।
क्योंकि कानपुर यूपी के अंदर और महासमुंद छत्तीसगढ़ के अंदर है। पहले देखो छत्तीसगढ़ जो है एमपी से टूट के ही अलग हुआ है, तो पहले एमपी के अंदर मानते थे, लेकिन वर्तमान में ये कहां मानेंगे, छत्तीसगढ़ में। लाड़का का मंदिर एमपी के अंदर है, ठीक है। दर्रा का मंदिर कहाँ है, कोटा राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान में दर्रा का जो मंदिर है वो गुप्तकालीन मंदिर है, ठीक है ना। पिपरिया का विष्णु मंदिर एमपी के अंदर, और यहां से राजगृह से जरासंध की बैठक का दृश्य और सारनाथ से धमेक स्तूप मिला है, वो ये भी चबूतरे पर बना हुआ स्तूप है, धमेक स्तूप भी चबूतरे पर बना हुआ है। ये दोनों भी गुप्तकालीन कलाकृति माने जाते हैं। फिर देख लो ये जो है आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल कर आए हैं मंदिरों से रिलेटेड, और मंदिरों से इसमें से बाहर नहीं जाते। देखो अब मैं वापस आपको रिवाइज करवा देता हूं एक बार, ध्यान से, हाथों हाथ आपको याद हो जाएंगे कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर का है, झांसी यूपी के अंदर है। फिर ये आ गया गजेंद्र मोक्ष वाला, और ये विष्णु मंदिर है, ये आ गया सीकर वाला मंदिर है सबसे पहला, ठीक है। फिर नजरा कुटार का पार्वती मंदिर कहाँ है, एमपी के अंदर है, संगीत वाद्यों के साथ में यहाँ पे शिव पार्वती को दर्शाया गया है। फिर आपके एरन का मंदिर कहाँ है, आपके एरन का मंदिर जो है वरा मूर्ति वाला है, और ये कहाँ है, एमपी के अंदर है। ये भी यहाँ एमपी लिखा नहीं क्या मैंने, चलो एमपी के अंदर है, ये भी ध्यान रखना। उदयगिरी का विष्णु मंदिर है जो ब्राह्मण गुहा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, वीरसेन शैव ने इसका निर्माण करवाया, हो गया याद। अब देखो सर्वाधिक मंदिर एमपी में मिले, तिगुआ का विष्णु मंदिर एमपी में मिला है, बुमरा का शिव मंदिर और खो का शिव मंदिर नागौद एमपी के अंदर मिला है, बीतरगांव का ईंटों का मंदिर कानपुर के अंदर मिला है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ महासमुंद छत्तीसगढ़ में मिला है, लाड़का का मंदिर एमपी में मिला है, दर्रा का मंदिर राजस्थान कोटा के अंदर, पिपरिया एमपी में, और राजगृह से मिली है जरासंध की बैठक का दृश्य, और सारनाथ से धमेक स्तूप। तो इसी के साथ में ये स्लाइड आपको याद भी हो गई है। अब एक दो बार आप पढ़ोगे तो यहीं पे इसका जो है काम तमाम है, फिर आगे आपको रिवीजन करना है, थोड़े थोड़े समय से रिवीजन करते रहना। तो ये हो गई अपने मंदिरों से संबंधित। अब अपन चलते हैं मूर्ति कला पे। तो अपनी अगली जो स्लाइड है वो मूर्ति कला से संबंधित है, और मूर्तियां किस किस तरीके से बनाई थी, किस शैली में बनी हुई है, वो सारी चीजें अपन पढ़ते हैं। उससे पहले आप क्या करें, इनके नोट्स बना ले, स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरीके से व्यवस्थित नोट्स बना लीजिए, हमेशा के लिए ये काम आने वाली चीज है। उसके बाद में अपन चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब आ गए हैं साथियों अपन मूर्ति कला पर। मूर्ति कला जो विकसित हुई यहाँ पे पाटलिपुत्र, मथुरा, सारनाथ, यहाँ पे बहुत मतलब इनका प्रमुख केंद्र माने गए। मथुरा शैली में ज्यादातर मूर्तियां मिली, मूर्तियां पत्थरों की भी मिली, मूर्तियां मिट्टी की भी मिली, मूर्तियां धातु की भी मिली है, तो बहुत सारी है। और ज्यादातर जो है बुद्ध की मूर्तियां ज्यादा मिली है, गौतम बुद्ध की मूर्तियां ज्यादा मिली है। तो मूर्ति कला में साथियों अपन को क्या क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो कुषाणकालीन जो मूर्तियां होती थी, उन कुषाणकालीन मूर्तियों में क्या कि नग्नता ज्यादा बताई जाती थी, और यहाँ पे गुप्त काल में क्या है कि इन नग्नता को कम बताया गया, परिधानों का महत्व बढ़ गया, कपड़ों का महत्व बढ़ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक तो ये एक जो प्रभामंडल होता था, उस प्रभामंडल को कुषाण काल में क्या होता था, सादा प्रभामंडल होता था, और यहाँ पे साज सज्जा वाला यानी कि अलंकृत थोड़ा सजाया जाता था, पीछे वाला जो मूर्ति के पीछे जो होता था वो सारा। और साज सज्जा मतलब जहां ज्यादा इस पे विशेषता, मतलब इस पे ज्यादा जोर दिया गया साज सज्जा पर। तो प्रभामंडल जो था उसको मतलब अलंकृत प्रभामंडल आपको लिखा हुआ मिलेगा, वो आपके गुप्त काल की विशेषता रही है। तो सुसज्जित प्रभामंडल और नग्नता का अभाव यानी कि यहाँ पे कम कर दिया, परिधानों का महत्व बढ़ गया, ये इनकी विशेषता रही है। पाटलिपुत्र, मथुरा और सारनाथ इसके प्रमुख केंद्र रहे हैं, और इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, वो है पाट में सार। क्या है, पाट में सार। तो इसका मतलब हो जाएगा पाटलिपुत्र, इसका मतलब हो जाएगा मथुरा, और इसका मतलब हो जाएगा सारनाथ। तो पाट में सार याद रखोगे तो आपको मूर्तिकला के ये केंद्र याद हो जाएंगे। अब यहाँ देखो अलंकृत प्रभामंडल, बुद्ध के घुंघराले बाल यानी कि एक तरह की केश सज्जा आप कह सकते हो, तो बुद्ध के जो घुंघराले बाल दर्शाए गए यहाँ पर। इसके अलावा जो आसन मुद्रा यानी बैठने की जो मुद्रा है, जैसे पद्मासन की मूर्ति मिली है, आसन मुद्रा, और इसके अलावा परिधानों का महत्व यहाँ की विशेषताएं, यहाँ के मूर्ति कला की विशेषताएं रही है। मूर्तियां देखो पत्थरों की भी बनी है, मिट्टी की भी बनी है, और धातु की भी मूर्तियां बनी है। सारनाथ में जो मूर्तियां मिली है वो यहाँ की सर्वोत्कृष्ट मूर्तियां मानी जाती है, जिसमें से कुछ प्रमुख अपन पढ़ते हैं अभी। यहाँ पे देखो मथुरा शैली का प्रभाव देखने को मिला, और अर्धनारीश्वर मूर्ति का निर्माण भी गुप्त काल से देखने को मिला था। इससे पहले जो है अर्धनारीश्वर की मूर्ति नहीं मिलती। अर्धनारीश्वर का मतलब है आदि नारी और आदि शिव, यानी आदि पार्वती जी और आदि शिव जी, वो अर्धनारीश्वर।
अब इसमें जो प्रमुख मूर्तियां अपन को ध्यान में रखनी है उसमें यह है कि बुद्ध की खड़े बुद्ध की, यानी कि खड़े हुए मुद्रा में, और वह मुद्रा भी क्या कहलाती है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समभंग मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? समभंग मुद्रा। और ये कहां मिली है? मथुरा के अंदर मिली है। तो खड़े बुद्ध की समभंग मुद्रा की प्रतिमा यदि पूछते हैं तो मथुरा के अंदर मिली है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पद्मासन यानी पैर रखे और ऐसे बैठे हुए जो बुद्ध की प्रतिमा मिली है वो सारनाथ की मिली है, सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है ये वैसे। शेषनाग की सैया पर, यानी कि शेषनाग पर सोए हुए विष्णु भगवान अनंत साई, शेषनाग की सैया पर अनंत साई विष्णु मूर्ति जो मिली है देवगढ़ से मिली है आपके, ठीक है। तो ये देवगढ़ जैसे मंदिर अपने पढ़ा तो उसमें अनंत साई शेषनाग की सैया पर सोए हुए विष्णु की मूर्ति वहां से मिली है। गोवर्धनधारी कृष्ण की, गोवर्धन पर्वत उठाए हुए कृष्ण की जो मूर्ति मिली है वो काशी से मिली है। कृष्ण मूर्ति काशी, याद रख लेना, ठीक है। वराह अवतार, विष्णु के वराह अवतार की जो मूर्तियां मिली है वो आपके उदयगिरी, एरन और मथुरा में भी मिली है। तो उदयगिरी, एरन और मथुरा ध्यान रखें। बुद्ध की अभय मुद्रा में मूर्ति, यानी कि ये देखो ये मुद्रा है ना, ये ध्यान रखना। और ये ताम्र मूर्ति यानी धातु से बनी हुई है और सुल्तानगंज में मिली है। और ये 7.5 फीट यानी कि लगभग 2 मीटर, 7.5 फीट इसकी ऊंचाई और ये लगभग 2 मीटर हो गया। और ये वर्तमान में जो है बर्मिंघम संग्रहालय में पड़ी है, ये बताते हैं, ठीक है। तो बुद्ध की अभय मुद्रा में ताम्र मूर्ति कहां से मिली है? सुल्तानगंज से मिली है। एक मुखी सिंह यानी मुखलिंग, मुखलिंग वाली जो है लिंग, मुखलिंग आप समझ गए होंगे, इसके शब्द में ही अर्थ निकलता है। मुखलिंग वाली या एक मुखी शिवलिंग, एक मुखी लिंग कह सकते हो आप, वो जो मिली है मूर्ति वो खो में मिली है और बुमरा में भी मिली है। तो अपन ने खो और बुमरा के मंदिर अभी जस्ट आगे पड़े थे नागोद वाले, तो वही है। और ये प्रमुख मूर्तियां जो है आपको ध्यान रखनी है कि खड़े बुद्ध की कौन सी है, समभंग मुद्रा वाली कौन सी है, पद्मासन में बैठे हुए कौन सी है, सारनाथ के अंदर है, ठीक है। फिर ये शेषनाग की सैया पर देवगढ़ के अंदर है, गोवर्धनधारी काशी के अंदर है, वरा मूर्ति उदयगिरी और आपके एरन से मिली है, मथुरा से भी मिली है। बुद्ध की अभय मुद्रा में जो मूर्ति मिली है वो ताम्र मूर्ति यानी धातु से बनी हुई मिली है सुल्तानगंज से, एक मुखी। ये मूर्ति कला की विशेषताएं भी थी और स्पेशल जो मूर्तियां आपको ध्यान में रखना है वो भी है। इसके अलावा कुछ जो आपको बता दी है मंदिरों के अंदर भी आपको बता दिए कि कहां से कौन से मंदिर मिले हैं। तो ये मूर्ति कला से लगभग प्रश्न बनता है, तो आपके मुझे जहां तक लगता है कि ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, इतना आप याद कर लेते हैं तो ये जो मतलब है बिल्कुल छांटे हुए चीज है जो आपको सीधी याद करनी है। नोट्स मेकिंग पैटर्न है, एक तरह से यूं समझ लीजिए आपके नोट्स बन रहे हैं। तो ये मूर्ति कला है और मूर्ति कला के बाद अब अपन पढ़ने जा रहे हैं, अभी समय है थोड़ा पढ़ा देता हूं और इसी के अंदर। तो मूर्ति कला के बाद अब अपन पढ़ेंगे गुप्तकालीन चित्रकला, जो ज्यादातर गुफाओं के अंदर से मिली है। बाघ की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, वो चीज पढ़ते हैं, उनमें से कैसे प्रश्न बनते हैं और उसमें क्या क्या प्रश्न बनते हैं उनको पढ़ते हैं। उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, अपन चलते हैं फिर अगली स्लाइड की तरफ। साथियों, गुप्तकालीन जो चित्रकला है वो ज्यादातर अजंता और बाघ की गुफाओं से मिली है। उसमें भी अजंता की जो गुफाएं हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें। और मैं आपको बाघ की और अजंता की गुफा तुलनात्मक पढ़ाने वाला हूं। उससे क्या होगा, ये एक तरीका होता है याद रखने का कि किस तरीके से याद रखना है। जब नोट्स मेकिंग पैटर्न पे चलते हैं अपन, तो ये आपके लिए सबसे बेहतर साबित होता है, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होता है कि इसमें क्या था इसमें क्या था। तो उसी पैटर्न पे मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। ज्यादा समय आपका जो है व्यर्थ न करके अधिक मैटर देना मेरा उद्देश्य रहता है, और वो भी समझ जाओ आप उस तरीके से। तो उसमें देखो, अब चित्रकला में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो माने जाते हैं अजंता और बाघ की गुफाओं के माने जाते हैं। अब देखो इसमें प्रश्न क्या कैसे बनते हैं। ये अजंता की गुफाएं हैं, ये बाघ की गुफाएं हैं, ठीक है। सबसे पहला कि ये कहां से मिली है अजंता की, तो अजंता में ये ध्यान रख लेना, अ से आप शुरू कर रहे हो और यहाँ पे भी ये अ मिल रहा है, तो यानी औरंगाबाद से मिली है। और औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। बाघ की गुफाएं जो मिली है ग्वालियर के पास से मिली है, ठीक है। ग्वालियर के पास धार के अंदर एमपी से मिली है, ठीक है। तो बाघ की गुफाएं एमपी से और ये महाराष्ट्र से। इसकी खोज किसने की? 1819 में विलियम एरिस्कन और जॉन स्मिथ ने इसकी खोज की, जो मद्रास रेजिमेंट के सैनिक थे, ठीक है। तो यानी आपके सामने ये भी प्रश्न आ सकता है कि मद्रास रेजिमेंट के सैनिक डायरेक्ट आ सकता है। नाम में पूछे तो विलियम एरिस्कन और जॉन स्मिथ को ध्यान रखना आप, इन्होंने इसकी खोज की है। और इसकी खोज की बाकी गुफाओं की 1818 में डेंजर फील्ड ने। कैसे याद रखोगे? बाघ हमेशा ही डेंजर हुआ है भाई साहब, बाघ को जो है अपन पाल नहीं सकते, ठीक है। तो बाघ तो डेंजर ही है, तो डेंजर फील्ड ने बाघ
बाकी गुफाओं की खोज की। बस इतना सा तरीका आपको इजाद करना है याद करने के लिए, और ये चीजें याद हो जाएगी। फिर देखो गुफाओं की जो संख्या यहाँ पे मिली है वो आपको मिली है 29, और यहाँ जो मिली है बाकी गुफाओं में वो 9 मिली है, ठीक है ना। 29 में से भी अब यहाँ पे जो है 7 गुफाओं के चित्र अवशिष्ट मिले हैं, और यहाँ पे जो मिले हैं 4 गुफाओं के मिले हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखने लोगे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे धार्मिक विषय, यहाँ की गुफाओं के जो चित्र मिले हैं वो धार्मिक विषय ज्यादा है इसमें, और यहाँ पे जो मिले हैं लौकिक विषय यानी नाच गाने प्रमोद वगैरह इसके जो मिले हैं सांसारिक चित्र मिले हैं वो मिले हैं बाकी गुफाओं में, और यहाँ मिले हैं ये। अब इसमें से जो है 4 और 5 यानी चौथी और पांचवी गुफा के चित्र सुरक्षित है, और बाकी अजंता वाली जो है व्यवस्थित तरीके से। तो बाकी गुफाओं में जो आपको सामग्री पढ़नी है वो इतनी है, लेकिन अजंता की गुफाओं में अभी आपको और सामग्री पढ़नी है। इसके बाद में एक स्लाइड और दूंगा, वो भी आपको पढ़नी है। तो अजंता की गुफाओं को थोड़ा सा विस्तृत पढ़ते हैं अपन। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद से मिली है, ठीक है। वर्तमान में 7 गुफाओं में चित्र अवशिष्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन कौन सी है? 1 2 9 10, 1 2 9 10 16 17 19 यानी 9 10 16 17 ये क्रमशः है। फिर देख लो 19 और 1 2, ये ध्यान रखना है, 1 2 9 10 16 17 19। तो इस तरीके से देखो कितनी हो, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 गुफाओं के चित्र अवशिष्ट मिलते हैं, यानी अभी चित्र इसके मिलते हैं यहाँ पे। इसमें से जो 29 गुफाएं थी उसमें से चैत्य गुफाएं जो है उनकी संख्या 4 है, और बाकी जो गुफाएं हैं वो विहार गुफाएं यानी कि 25 और 4 29 हो गई। अब कई जो विद्यार्थी इतिहास के नहीं है उन्हें लगेगा कि चैत्य और विहार क्या है। तो देखो बुद्ध कालीन जो अपन जैसे स्तूप पढ़ते थे, ये सारी कलाकृतियां पढ़ते थे वास्तुकला से संबंधित, तो इसमें जो चैत्य जो गुफाएं होती थी उसमें क्या होता था, चैत्य यानी कि पूजा ग्रह एक तरह से। हालांकि ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे इनके लिए पूजा का जो स्थल होता था वो चैत्य कहलाता था। और विहार का मतलब है कि रहना, आवासीय, यानी आवासीय जो थी वो आपके थी 25। देखो रहने के लिए ज्यादा है, पूजा करने के लिए कम है। तो 4 तो आ गई आपके यहाँ पे चैत्य गुफाएं, और अन्य थी विहार गुफाएं। तो विहार गुफाओं की संख्या बाकी 25 थी। अब जो गुप्तकालीन जो चित्र मिले हैं वो आपके 16, 17वीं और 19वीं गुफा से मिले हैं। तो इसका मतलब बाकी जो को दूसरे जो चित्र थे वो भी मिले, वाकाटक के मिले हैं, चालुक्यों के मिले हैं, तो अलग अलग चित्र मिले। गुप्तकालीन जो मिले वो 16, 17 और 19 से मिलते हैं। अब सर्वाधिक चित्र जो इन गुफाओं में मिले वो 17वीं से मिले हैं, और इसीलिए इस गुफा को चित्रशाला भी कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चित्रशाला के नाम से कौन सी गुफा को जाना जाता है? तो 17वीं गुफा को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा चित्र मिले हैं। पहली और दूसरी गुफा, देखो मैंने बताया आपको अभी चालुक्यों की और ये भी मिले हैं। तो पहली और दूसरी गुफा में आपको पुलकेशिन द्वितीय के चित्र मिलते हैं, तो यानी कि ये पुलकेशिन द्वितीय के समय की गुफा मानी जाती है। अब इसके अलावा यहाँ इसकी जो मतलब विषय रहा है इन चित्रों का, वो रहा है ब्राह्मण और बौद्ध धर्म से संबंधित। यहाँ धार्मिक तो है, अभी पढ़ा अपन ने, और उसमें भी बौद्ध में भी महायान के ज्यादा चित्र मिले हैं। बौद्ध संप्रदाय 2 शाखाओं में विभक्त हो गया था, महायान और हीनयान। तो आपके यहाँ पे जो है महायान शाखा से संबंधित चित्र ज्यादा मिलते हैं। तो ये थोड़ी सी आपको जानकारी जो है याद रखनी पड़ेगी। कोशिश की है मैंने कि आपको मतलब याद करवाई जाए हाथों हाथ, तो ये चीज है। अब जैसे याद करवाने के लिए ऐसे भी कह सकते हैं, 4 लिखते हैं ना ऐसे, तो अपन इसको कह सकते हैं कि ये 4 से पूजा बन गया, यानी पूजा के लिए चैत्य वाले, ठीक है ना। बाकी जो 25 इसमें आ जाएगी, ये तरीका होता है बस। बाकी आपको ये इतना भी कठिन नहीं है, ये याद आसानी से हो जाएगी चीजें। तो ये याद कर लेना थोड़े से, और इसके बाद एक स्लाइड और देता हूं जो आपके चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण है। आप पहले अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए। गुफाओं में मिले हुए कुछ प्रमुख चित्र जो साथियों आपको ध्यान में रखने हैं वो मैं बता रहा हूं। गुफा संख्या के अनुसार उनके प्रश्न बनता है कि कौन सी गुफा से कौन सा मिला है, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो वो कैसे ध्यान में रखेंगे और कैसे याद रखेंगे उनको, वो थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। देखो मार विजय का चित्र, ये मतलब बौद्ध संप्रदाय किसी ने पढ़ा है तो वो समझ सकते हैं मार विजय का कैसे, वो अंगुली वाली मुद्रा वगैरह। ये तो आप इस पे ज्यादा दिमाग ना लगाएं, ज्यादा अन्य स्ट्रीम से, तो सिर्फ इसको पढ़ लें एक बार, क्योंकि जो इतिहास के विद्यार्थी उन्हें पता होना चाहिए कि मार विजय का महत्व क्या था, कैसे मार पर विजय प्राप्त की थी गौतम बुद्ध ने, क्या है मार, कैसे है, काम से संबंधित क्या है वगैरह। ये सारी चीजें जो है वो इतिहास वाले विद्यार्थियों के लिए आपको सिर्फ ये ध्यान रख लेना है कि मार विजय का चित्र जो गौतम बुद्ध से संबंधित है, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा फारसी दूत तमस्कों का स्वागत ऐसे भी कहा जाता है। फारसी दूत के स्वागत का चित्र जो है वो पहली गुफा से मिले हैं।
गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित चित्र दूसरी गुफा में मिले हैं। ठीक है, बैठी हुई स्त्री का चित्र, स्तूप की ओर जाते हुए पुजारियों का पूरा समूह था, ये मिले हैं 9वीं गुफा से मिले हैं। ठीक है, और 9वीं गुफा का सर्वश्रेष्ठ चित्र ये माना जाता है, 9वीं गुफा का स्पेशल, पूरे का नहीं, 9वीं गुफा का बैठी हुई स्त्री का चित्र श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। जातक कथा यानी जातक कथाओं के चित्र ज्यादातर, और स्त्रियों से घिरे हुए जुलूस, किसका जुलूस था? राजा का जुलूस था। स्त्रियों से घिरे हुए जुलूस का चित्र मिला है 10वीं गुफा के अंदर। देखो, मरणासन राजकुमारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, मरणासन राजकुमारी का चित्र 16वीं गुफा से, याद कैसे रखेंगे? देखो, 16 बरस की वाली उम्र को सलाम, ऐसा है ना, यानी कि 16 बरस लड़की के लिए कहा जाता है कि 16 बरस की हो गई, तो वो वाली यानी कि 16, एक और ऐसा कोई है गीत है, उसे याद रख सकते हैं अपन कि 16वीं गुफा के अंदर जो है वो मरणासन राजकुमारी का चित्र होगा। गौतम बुद्ध के वैराग्य के 4 दृश्य, ये भी मतलब बौद्ध संप्रदाय के अंदर गौतम बुद्ध जिसके टॉपिक आता है उनको पढ़ना होता है कि इनमें से कौन कौन से दृश्य दिखे जिससे उनके प्रति जो है वैराग्य उत्पन्न हुआ, वृद्ध व्यक्ति का और मृत्यु की सैया का और सन्यासी वाला, वो वाला ये चीज है। ठीक है ना, इतिहास वाले काफी अच्छे से समझते होंगे। मैं यहाँ पे इसलिए विस्तार करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अन्य स्ट्रीम के विद्यार्थी भी ये क्लास देखते हैं, सभी के लिए है ये, कोई भी पेपर दे रहे हैं तो फर्स्ट पेपर के अंदर इतिहास की ये कॉमन क्लास है, तो इसलिए ज्यादा यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करूंगा तो वो थोड़े से चिंताग्रस्त हो जाएंगे कि इतना याद कैसे रखें, तो इसलिए यहाँ पे मैं विस्तार नहीं कर रहा हूं। लेकिन आपको ध्यान रखना है 4 दृश्य और उपदेश सुनते हुए भक्त के चित्र जो मिले हैं वो भी 16वीं गुफा में मिले हैं, और इनमें से सर्वश्रेष्ठ 16वीं गुफा का जो सर्वश्रेष्ठ चित्र है वो ये है मरणासन राजकुमारी का चित्र, 16वीं गुफा का सर्वश्रेष्ठ चित्र है। इसके बाद देखो, महाहंस की जातक कथा, राहुल का समर्पण, राहुल इनके पुत्र थे गौतम बुद्ध के, और बुद्ध का गृह त्याग जो था वो 17वीं गुफा से मिला है। ठीक है, ये चित्र 17वीं से मिले हैं। एक माता और शिशु का चित्र भी 17वीं गुफा से मिला है, और ये 17वीं गुफा का सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ का है वो स्पेशल ध्यान रखना है कि माता और शिशु का चित्र 17वीं से मिला है, मरणासन राजकुमारी आपके 16वीं से मिला है, बाकी जो है आपको याद रह जाता है। तो 16वीं और 17वीं गुफा पर विशेष ध्यान देना है आपको, बाकी आपको जो याद रह जाता है तो अच्छी बात है। एक बैठी हुई स्त्री का चित्र आप थोड़े अच्छी तरीके से देख लेना जो 9वीं गुफा से मिला है। तो इस तरीके से अपन ने गुप्तकालीन इस वास्तुकला से शुरू करते हुए इस क्लास को, फिर अपन वास्तुकला से जो मूर्तिकला, और मूर्तिकला के बाद में अपन आ गए चित्रकला। तो ये लगभग कला से संबंधित आपके आज पूरा हो चुका है इस क्लास में। अगली क्लास में यानी कि कल मिलने वाली क्लास में आपको साहित्य और विज्ञान से संबंधित अपन उसके अंदर पढ़ेंगे, और इसी के साथ में गुप्त और मौर्य दोनों आपके कंप्लीट हो जाएंगे। एक बड़ा पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें से प्रश्न बनते हैं वो पूरा हो जाएगा। तो आप जितने भी मतलब फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड हैं, सेकंड ग्रेड एसएसटी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इंडियन हिस्ट्री के जो इसके टॉपिक आते हैं उन सभी के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है। और अपनी जो क्लासेस है रीट के समय से जब से तैयारी करवाई पिछले 10-11 महीनों से, सभी क्लासेस नियमित रूप से चैनल पे ही आई है और निःशुल्क आई है। न अभी पहले शुल्क लिया गया क्लासेस का, न अभी लिया जाता है, और न बाद में कभी लेने का इरादा है। सब पूरी तरीके से अपने क्लासेस जो है चैनल पर ही मिलेगी। अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, इसकी भी प्लेलिस्ट है। सेकंड ग्रेड की क्लासेस की 2 प्लेलिस्ट है, एक तो है कंबाइन जिसके अंदर भूगोल की भी है, इतिहास की, कला की, हिस्ट्री की सभी मिलेगी, तो वो सारे नंबर वाइज है क्लासेस। और एक है स्पेशल हिस्ट्री की बना रखी है, किसी को स्पेशल हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री की क्लासेस सेकंड ग्रेड वाली उस कंबाइन वाले में भी मिलेगी और इसमें भी मिलेगी। कुछ विद्यार्थी जो है उन्हें ये ध्यान नहीं होता है कि प्लेलिस्ट कैसे देखनी है, तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाते हैं, उनको 3-4 प्लेलिस्ट दिखती है, फिर वो देखते हैं कि कहाँ है ही नहीं क्लासेस, पहले तो दिखती थी। उसमें ऐसा है कि जब प्लेलिस्ट की संख्या बढ़ जाती है तो यूट्यूब इसको मतलब 3-4 बताकर और नीचे एक एरो का निशान देता है ऐसे छोटा सा, उसको दबाना होता है तब सारी दिखती है, नहीं तो अपन ऐसे डायरेक्ट देखते हैं फिर दिखती नहीं है, फिर आपको लगता है कि सर ने डिलीट कर दी, क्या कर दी, न तो अभी डिलीट किया न कभी की जाएगी, आप जब चाहे तब देख सकते हो। ऐसा ही अपने टेस्ट सीरीज में भी है, जब अभी ज्वाइन किया है वो बाद तक आपके ऐसे कैसी रहेगी, नहीं डिलीट होगी, चाहे कितनी बार एग्जाम टेस्ट दोगे आप, क्रम जरूर चेंज होगा प्रश्नों का, क्योंकि ये हमेशा नयापन बने रहने के लिए किया है, लेकिन उसमें से भी टेस्ट आपके डिलीट नहीं होंगे, वो जुड़ते जाएंगे, हर 2-3 दिन में जुड़ रहा है, आपके अधिकतम प्रश्नों पर अभ्यास करवाने का प्रयास किया जा रहा है, वो सारी चीजें हैं। अब आज की क्लास साथियों आपको थोड़ा सा मतलब फील हुआ होगा, हालांकि आज मूड नहीं था क्लास लेने का, और अंदर से मतलब एक जो दुख महसूस होता है वो था,
लेकिन फिर भी क्लास लेनी जरूरी थी। तो हो सकता है कि हर बार की क्लास के मुकाबले आज की क्लास में थोड़ी कमी लगी हो। मुझे खुद लग रहा है कि मैंने आज की क्लास में पूरा एफर्ट नहीं दिया, लेकिन देनी जरूरी थी क्लास, इसलिए दी है। हालांकि कमी विद्यार्थियों को महसूस नहीं होगी क्योंकि उनके हिसाब से उनको मैटर पूरा मिला है, लेकिन जो एक रोज उमंग होती है मन में क्लास लेने की, वो आज कहीं ना कहीं थोड़ी सी चोट खाई हुई थोड़ा सा मतलब अच्छा मुझे फील नहीं हो रहा है। ऑनेस्टली कहूंगा कि क्योंकि विद्यार्थियों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है और इस अटैचमेंट के कारण ही ज्यादा थोड़ा सा जुड़ाव हो गया है। अच्छा नहीं लगता, विद्यार्थी बहुत मेहनत करके नंबर लाते हैं और उसके बाद में मतलब ये सारा माहौल इस तरीके से बनता है, तो थोड़ा सा मतलब दुख होता है। क्योंकि उनकी मनोदशा यदि सोचते हैं तो किस तरीके से वो उसका सामना करते हैं। हालांकि मैं आपको ये कहना चाहूंगा, इस क्लास के अंत में ये संदेश भी देना चाहूंगा कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको पॉजिटिविटी बनाकर रखनी है। हाँ देखो, जब कुछ अच्छा होता है ना तो मार्ग में बाधाएं जरूर आती है और ये भी एक बाधा है। मान लीजिए कि आपकी ये कड़ी परीक्षा चल रही है, अग्नि परीक्षा चल रही है, तो आपको मतलब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, तटस्थ रहना है, किसी तरह का कोई गलत एक्शन वगैरह कुछ भी आपको नहीं लेना है। ये एक मतलब अच्छे मस्तिष्क की पहचान होती है, अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है जिसको बनाकर रखना है। मैं जब कुछ खबरें देखता हूं तो अच्छा नहीं लगता मुझे कि इस तरीके की नेगेटिविटी आपके अंदर आती है। आपको पॉजिटिव रहना है। देखो, जिंदगी में जन्म लिया है तो काफी सारे उतार चढ़ाव आपको देखने पड़ेंगे, हमने भी देखे हैं, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी है। तो आप लोगों को भी हिम्मत नहीं हारनी है, आप लोगों को हिम्मत बनाकर रखनी है और आपकी हिम्मत के आगे कितनी भी बाधाएं आ जाए वो सारी की सारी झुकेगी और आपको तो उन बाधाओं को झुकाकर उनके ऊपर से आगे बढ़ना है। मान लीजिए ये भी आपके मतलब ये समझ लीजिए कि हमने जो परीक्षाएं दी है, हमने आपसे कमतर दी है और आप हमसे थोड़ा सा अधिक संघर्ष कर रहे हैं और अधिक दे रहे हो। यानी कि जो ज्यादा संघर्ष करेगा तो फिर निकलना है, देखो हीरे को निकलना है तो थोड़ा सा तो तरासा जाएगा उसको, तो कुछ चोटें भी सहनी पड़ेगी, कुछ ये सारी चीजें सहनी पड़ेगी। तो कभी भी नेगेटिविटी मन के अंदर नहीं आने देनी है। चाहे कैसी परिस्थितियां आ जाए हम डटे रहेंगे, चाहे एक एग्जाम क्या 4 एग्जाम करा लो हम डटे रहेंगे, लेकिन हम जो है परिस्थितियों के आगे झुकेंगे नहीं। हाँ, ये संघर्ष का दौर है और हमारी योग्यता है तो हम फिर से जुटेंगे और हमारे हक की नौकरी लेकर आएंगे। ये आप पॉजिटिविटी रखें। किसी तरह देखो, किसी को कोसने से या किसी को आरोप लगाने से या कमेंट बाजी छींटा कसी करने से कोई भी मतलब नहीं है। हाँ, जो हो गया, परिस्थितियां हुई ऐसी जो नहीं होनी चाहिए थी, हुई है, लेकिन अब आगे क्या है वो आपको तय करना है। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है और पॉजिटिविटी मन के अंदर बनाकर रखनी है। और इसी के साथ में आप, क्योंकि विद्यार्थियों को बहुत सारे कमेंट और ये आए थे कि अलग से सर एक कोई वीडियो बनाइए, देखो वीडियो की जरूरत नहीं है, वैसे भी यूट्यूब पे वीडियो भरे पड़े, अपने ये क्लास का भी मुश्किल से समय सेट हो पाता है, तो आप लोगों के लिए प्रयास करते हैं तो ये सारी चीजें रहती है थोड़ा सा, तो अलग से वीडियो की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं टेलीग्राम पे अभी संदेश भी इस क्लास के साथ में डाल दूंगा कि उसी के अंदर लास्ट में मैसेज दे दिया मैंने। तो ये चीजें हैं साथियों। तो आपको वापस से फिर से कहना चाहूंगा कि एक तो कमेंटबाजी करने से कहीं भी बचे, आप विद्यार्थी जीवन के अंदर हो, यदि मानना चाहो तो देखो सभी स्वतंत्र हैं। एक तो कहीं भी क्या है, कमेंटबाजी करने से, अपशब्द किसी को बोलने से या कहीं लिखने से, इनसे बचें आप। दूसरी चीज कि राजनीति के अंदर थोड़ा सा कम इन्वॉल्व होना। तीसरी चीज कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, पॉजिटिविटी रखनी है, चाहे भाई कैसे भी बटोर सटोर के रखनी पड़ेगी, लेकिन पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी। जितने सकारात्मक रहोगे ना उतने परिस्थितियों से आप अच्छी तरीके से सामना कर पाओगे और एक अच्छे माइंडसेट के साथ में पढ़ पाओगे। क्योंकि आगे वैकेंसी बहुत आ रही है, तो मन में जो नकारात्मक विचार आते हैं उनको कैसे भी करके दूर रखें एक बार, और एक बार पॉजिटिव एफर्ट के साथ में फिर से जुटें। और जो भी आगे डिसीजन होता है देखते हैं क्या परिस्थितियां क्या कैसे होती है, कितना उठा पटक, कितना उतार चढ़ाव होता है, देखते हैं। और उसके बाद आपको मतलब मैं आपके लिए हमेशा ही क्लासेस ऐसे ही देता रहूंगा, मेरा जितना एफर्ट है वो मैं करता रहूंगा। अब मैंने अभ्यास भी शुरू करवा दिया आपको ताकि उसकी भी कमी नहीं रहे, तो मैं मेरी तरफ से आपको इस तरीके से पूरा सपोर्ट करता रहूंगा। आप जितनी भी क्लासेस है, रीट की भी क्लासेस डाली हुई थी, उसकी विद्यार्थी कह रहे हैं नहीं मिल रही, तो उसका अपने पूरे सिलेबस के अनुसार नहीं चले थे। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको शॉर्ट में ट्रिक्स के माध्यम से करवाया था। जिस तरीके से सेकंड ग्रेड की क्लासेस दी है उस तरीके से नहीं चले थे, इसलिए वो थोड़ी सी बिखरी हुई है। फिर भी मैं उनको एक प्लेलिस्ट बनाकर डालने का प्रयास करूंगा। तो आप लोगों के लिए देखो क्लासेस वगैरह मैं पूरी तरीके से मेरा एफर्ट पूरा दूंगा। बाकी आपको पॉजिटिव जो है अपने अंदर से रहना पड़ेगा। कोई भी बाहरी मोटिवेशन ज्यादा समय तक पॉजिटिव आपको नहीं रख सकता, तो आपको अंदर से पॉजिटिव रहना पड़ेगा
और जैसी भी परिस्थितियां हो हिम्मत नहीं हारनी है, जुटे रहो और न किसी का देखो आपको कोई भी गलत कदम वगैरह ऐसे नहीं उठाने हैं, ठीक है ना। ये आपको समझना जरूरी है और एक शिक्षक होने के नाते मैं आपको यही मार्गदर्शन दे सकता हूं कि आप लोगों को किसी तरह की कोई कहीं कमेंटबाजी, कोई भी ऐसी घटना, अप्रिय घटना में शामिल नहीं होना है। और इसके अलावा बाकी आप जो है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बाकी ये सारी चीजें जो चल रही है उनकी तरफ ज्यादा इन्वॉल्व आपको नहीं होना है। इसी संदेश के साथ में साथियों मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।